नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के सेटअप के बारे में। 1911 के अंदर कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कलकत्ता से दिल्ली में आई और रायसियाना हिल्स के ऊपर इसको सेटअप कर दिया गया। उसके बाद रायसियाना हिल्स का जो वर्किंग था, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो एनडीएमसी ने संभाल लिया। और पार्टीशन के टाइम दिल्ली एक सी किस्म की स्टेट थी। उस समय स्टेट्स जो थी ए, बी और सी कैटेगरी में बांटी जाती थी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया। तो दिल्ली जो है ये फुल फ्लैश स्टेट थी और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी बहुत सारी थी, 10-12। एनडीएमसी भी थी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भी था। इस प्रकार मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करती थी। ऊपर कांग्रेस का राज था, नीचे दिल्ली गवर्नमेंट में भी, दिल्ली सरकार में भी कांग्रेस के ही चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे। परंतु लीडरशिप में कई दफ़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, जिसके कारण से कुछ समस्याएं आनी शुरू हुई। उस समय एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना हुआ था और उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने दिल्ली से स्टेटहुड का दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया और दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी। उस समय दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं हुआ करते थे, बल्कि चीफ कमिश्नर दिल्ली हुआ करते थे। सो उनके माध्यम से सरकार जो थी वो एमएचए चलाया करती थी। अब हमारे पास दिल्ली में असेंबली ना होने के कारण ना हम अपना बजट पास कर सकते थे, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा जो सुविधाएं हमें चाहिए वो मिल पाती थी। देयर वॉज लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज कि दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, परंतु ये दर्जा हमें नहीं दिया गया। 1957 के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाकर हमें दे दी गई और एक एक्ट पास कर दिया गया और जितनी छोटी बड़ी एमसीडीज थी, सिवाय एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट को छोड़कर, उन सब का मर्जर कर दिया गया और एमसीडी को एक ह्यूज बॉडी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। एमसीडी उस समय 98% के लगभग एरिया कंट्रोल करती थी, जबकि एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो लगभग 2% के करीब एरिया कवर करते थे। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन चलती रही, परंतु सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी हमारे को निर्णय लेने होते थे वो हमारे बिहाफ पे एमएचए लेता था, जिसके कारण से जन सुविधाएं प्राप्त रूप में पूरी नहीं हो पा रही थी। There were agitations and demand for full-fledged statehood, परंतु हमें स्टेटहुड ना देकर 1966 के अंदर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट दे दिया गया, जिसके माध्यम से दिल्ली के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल सेटअप कर दी गई। इसका काम था कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर बिल्स पेश करे, बिल पास करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की मार्फत भिजवा दे। उसके बाद वहाँ अप्रूवल हो या ना हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना होता था। सैकड़ों बिल पास किए गए, परंतु अधिकतर बिल जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हेल्ड अप हो गए। सो देयर वर अगेन लॉट ऑफ एजिटेशन एंड डिमांड कि हमें पूर्ण रूप का दर्जा दिया जाए दिल्ली के अंदर। सो 1988 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल को भी डिसॉल्व कर दिया गया और हमारे पास एक बालाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट बना सेटअप कर दिया गया, ताकि वो दिल्ली के बारे में रिकमेंडेशंस दे दें। बालाकृष्णन कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में ये कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, परंतु इनको स्टेट और सेंट्रल सब्जेक्ट्स, इनके बारे में कुछ बिल पारित करने की इजाज़त दे दी जाए। एंड नेशनल एनसीटी एक्ट 1991 के मार्फत
और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा ना देकर असेंबली की मार्फत हमें राज्य करने का मौका दे दिया गया। 1993 में डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन हुआ और सरकार चलनी शुरू हो गई। तो दिल्ली में एक असेंबली 70 एमएलएस की उस समय सेटअप हो गई, जिसके अंदर एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री हुआ करते थे, जो आज भी हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट को जो था एक पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलकर हमें पार्शियल राज्य का दर्जा मिल गया। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट के अंतर्गत ये लिख दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कह दिया गया कि ये असेंबली लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। विद द रिजल्ट हमारी असेंबली इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए सक्षम थी। परंतु इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1991 और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1991 जारी करके कुछ अपने पास कंट्रोल रख लिए। विद द रिजल्ट हमारे पास कई समस्याएं उसके कारण से भी खड़ी होनी शुरू हो गई। पूर्ण राज्य का दर्जा वैसे ही नहीं था, परंतु हमारे यहाँ से जितने बिल पास होते थे वो एलजी महोदय को जाते थे। एलजी महोदय जिन पे अप्रूवल देना चाहते थे दे देते थे, और जिनमें कोई कंट्रोवर्सी या नेशनल इंटरेस्ट या इंटरस्टेट प्रॉब्लम्स आती थी वो मैटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफर हो जाते थे। इस प्रकार से हमारा स्टेटहुड का दर्जा ना मिलकर एनसीटी एक्ट के अंतर्गत हमने काम करना शुरू कर दिया। हम अपना बजट पास कर सकते थे, स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर बिल पास कर सकते थे। उनमें से कुछ बिल पास भी हो जाते थे, एक्ट भी बन जाते थे। जैसे हमने लोकायुक्ता एक्ट बनाया, इसके बाद पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन बनाया, इसके बाद दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव करने में सक्षम रहे। परंतु उसके बावजूद भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ का एक प्रॉब्लम रहा। कॉरपोरेशंस अपने लिहाज से काम करती थी, एनडीएमसी अपने हिसाब से काम करता था। दिल्ली कैंटोनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत होने के कारण वो अपने हिसाब से काम करता है। तो हर सब्जेक्ट के ऊपर 3 या 4 से अधिक डिसीजन मेकिंग बॉडीज आ गई, जिसके कारण हमें कई एस्पेक्ट्स पर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल रोड बनाना है, कौन सी रोड कौन बनाएगा, किसका उसके ऊपर अधिकार क्षेत्र होगा, उसको रिपेयर कौन करेगा, उसके ऊपर पैसा कौन खर्च करेगा। सो एक ही दिल्ली के अंदर एमसीडी अपनी रोड्स बनाता था, एनडीएमसी अपनी, दिल्ली कैंटोनमेंट अपनी, उधर से पीडब्ल्यूडी अपनी रोड बनाता है, सीपीडब्ल्यूडी अपनी रोड बनाता था, और अब जो है नेशनल हाईवेज एक और एजेंसी आ गई। इसी प्रकार से मेडिकल सेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम्स आई। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल चला रही है, एमसीडी अपनी डिस्पेंसरी चलाती है, एनडीएमसी अपनी डिस्पेंसरी चलाते हैं, दिल्ली कैंटोनमेंट वाले अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेडिकल की, ईएसआई अपनी सर्विसेज दे रहा है, रेलवे वाले अपनी से। तो इन कारणों से एक ही सेक्टर में कई दफ़ा बहुआयामी साधन उपलब्ध हो जाते हैं, और कई सेक्टर्स, कई एरियाज़ के अंदर बिल्कुल उस मेडिकल सेक्टर का कोई भी देनदार नहीं होता, कोई सुविधा देने वाला नहीं होता। तो ये समस्याएं मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ के कारण से चलती आ रही हैं। इनको निपटाने के लिए कई दफ़ा प्रावधान किए गए, कई दफ़ा कमेटीज़ बनी, कई दफ़ा रिकमेंडेशंस हुई, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पॉलिटिकली हर पार्टी ने डिमांड किया कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, परंतु दैट वाज परहैप्स नॉट एक्सेप्टेबल। और 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस भी आए जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता था। फॉर एग्जांपल नीचे बीजेपी का राज था, ऊपर अडवाणी साहब और अटल बिहारी जी का राज था, और उस समय चाहते तो केंद्र जो था हमें राज्य का दर्जा दे सकता था। परहैप्स देयर वाज नो पॉलिटिकल विल। इसी प्रकार से कांग्रेस के रिजीम में भी जब शीला दीक्षित जी 3 दफ़ा मुख्यमंत्री बनी तो ऊपर कांग्रेस का राज था, और उस समय वो चाहती तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता था। बट अगेन देयर अपीयर्स टू बी सम रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट्स।
तो इस प्रकार से हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया, और जो हमारे पास पावर्स भी थी वो समय समय पर विभिन्न कारणों के कारण विड्रा होती गई। फॉर एग्जांपल, एंटी करप्शन ब्रांच हमारी चली गई, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट क्या होगी इसकी डेफिनेशन बदल गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को ज़्यादा पावर्स दे दी गई। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे प्रावधान हुए जिनके कारण से हमारी क्षमताएं कम होती गई। इधर से पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस डीडीए भी आ गई, जिसका काम केवल प्लानिंग करना था, परंतु उसका भी लैंड उसके पास चले जाने के कारण, सारी कंस्ट्रक्शन वर्क उसके अप्रूवल से होने के कारण, प्लानिंग ऑफ दिल्ली उसके कारण होने के कारण देयर वाज अगेन क्लैशेस। यदि आज दिल्ली सरकार एक स्कूल भी बनाना चाहे तो लैंड दिल्ली सरकार ही एक्वायर करेगी, परंतु उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा इसका निर्णय डीडीए लेगा। इस प्रकार से मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ के कारण से दिल्ली जो है आज सफ़र कर रहा है। एनडीएमसी अपने इलाके में काम करता है, उसके लिए देखा जाए तो उसको प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन और ऐसे एनडीएमसी के जो लोकल सब्जेक्ट्स हैं उनको देखने की आवश्यकता है, परंतु उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल बना लिए हैं, मिडिल स्कूल बना लिए हैं, हॉस्पिटल बना लिए हैं। इसी प्रकार एमसीडी ने भी अपने 5-6 हॉस्पिटल बना लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी हैज़ नॉट हेल्प दिल्ली गवर्नमेंट। इधर से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के कारण से बहुत सारे अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले गए हैं। अब उन रूल्स के अंतर्गत यदि कोई बिल पास होकर असेंबली से आता भी है तो एलजी महोदय उसके ऊपर अप्रूवल देंगे या उसको एमएचए में रेफ़र करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफ़र करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए। ये उन पर दारोमदार करता है। तो इस प्रकार से एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट, डीडीए और भी कई ऐसी एजेंसी हैं जिनका दिल्ली के अंदर कोई ना कोई किसी प्रकार से कंट्रोल है। जैसे अर्बन आर्ट कमीशन है, उसका भी काफ़ी नक्शे पास करने के अंदर रोल होता है और वो भी कई प्रोजेक्ट्स के अंदर अड़ जाते हैं बातें। इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट इज़ ए विक्टिम ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़, जिसका समाधान तभी होगा जब कोई इसके ऊपर ठोस एक्शन लिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारण डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होने के कारण से कई दफ़ा मतभेद होते हैं और कई एक्शंस नहीं हो पाते हैं। एक पार्टी उसको करना चाहती है तो दूसरी पार्टी उसके अंदर मीन मेख निकाल देती है और काम अड़ जाते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट इज़ जस्ट ए सफरर सिंस 1947 ऑनवर्ड्स। ये नहीं कह सकते कि आजकल ही सब इनकी प्रॉब्लम्स आई हैं। दीज वर इन एग्जिस्टेंस सिंस 1947 ऑनवर्ड्स। इस प्रकार से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, एनसीटी एक्ट, इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं उनका वो कभी भी इस्तेमाल करके हमारी पावर्स को घटा बढ़ा सकते हैं और एलजी महोदय को ऑल पावरफुल कर दिया गया है। इन बिटवीन दिल्ली पुलिस जो कभी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती थी, 1978 में पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई और एमएचए के पास डायरेक्टली गवर्न बॉडी हो गई। उस समय से एमसीडी के अंदर भी फायर ब्रिगेड था, वो सेपरेट कर दिया गया। जल बोर्ड था, उस जल बोर्ड के काम थे वो अलग से कर दिए गए। तो डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट आस्पेक्ट के ऊपर डिफरेंट किस्म के निर्णय लिए गए, जिसके कारण बहुआयामी निर्णय लेने वाली एजेंसीज सामने आ गई और एक दूसरे के साथ उनके मतभेद होने के कारण कई डिसीजंस नहीं ले पाते। आज जो नई सरकार प्रेजेंट है उसने कई बिल पारित किए, परंतु वो एक्ट के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाए, जबकि 1991 से लेकर 2014 तक 20 बिल पास हुए एंड मोस्ट ऑफ देम वर अप्रूव्ड बाय द देन गवर्नमेंट्स। गवर्नर्स एलजी साहब भी कर देते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी पास हो जाते थे, परंतु वर्तमान में ये स्थिति कुछ अलग किस्म की है। इसके बाद हम कुछ आस्पेक्ट के ऊपर और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।